बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री क्लास 12 NCERT फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज या न्यूमेरिकल्स आपको हल कराने चल रहा हूँ। इसमें आप किताब NCERT के लें और क्रम से प्रश्नों को देखें और उनका उत्तर आपको मैं जो है समझाते चल रहा हूँ और बताते चल रहा हूँ। प्रश्न अभ्यास प्रश्न 1.1 अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए। अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस में मैंने बताया था कि ऐसे ठोस जो अनियमित आकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कांच ना, एक कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। अब प्रश्न नंबर 2 है। 2 में 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1.2 का हल आप देखें। 1.2 में कह रहा है कि कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। तो सबसे पहले कांच और क्वार्ट्ज दोनों लिख लें। क्वार्ट्ज ये है कांच और क्वार्ट्ज है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। कैसे भिन्न है? ये अक्रिस्टलीय ठोस है और क्वार्ट्ज क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद इनमें तो नंबर 1 हो गया, नंबर 2 एक इसमें भी हो गया। अब इसका नंबर 2 में इनमें परमाणुओं के बीच लघुपरास होता है। परमाणुओं या आयनों, इनमें परमाणुओं या आयनों के बीच लघुपरास होता है। लघुपरास होता है। इनमें क्या है? क्वार्ट्ज में इनमें अणुओं या परमाणुओं के मध्य दीर्घपरास होता है। दीर्घपरास होता है। ये तो हो गया इनमें अंतर। अब इसमें पूछ रहा है कि क्वार्ट्ज को किस प्रकार से कांच में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे क्वार्ट्ज का कांच में परिवर्तन कैसे होगा? क्वार्ट्ज का कांच में परिवर्तन जब हम क्वार्ट्ज को पिघलाकर और अतिशीघ्र जो है उसे ठंडा कर लें तो ये क्वार्ट्ज जो है कांच में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं जब क्वार्ट्ज को पिघलाकर अतिशीघ्र ठंडा कर लिया जाता है। अतिशीघ्र ठंडा कर लिया जाता है तब क्वार्ट्ज कांच में परिवर्तित हो जाता है। क्वार्ट्ज कांच में परिवर्तित हो जाता है। ये रहा आपका प्रश्न 1.2। अब इसके बाद हम आपको बताने चल रहे हैं प्रश्न 1.3। प्रश्न नंबर 1.3 में क्या है, इसे हम इरेज कर रहे हैं।
उसके बाद आपको बताते हैं प्रश्न नंबर 1.3। प्रश्न नंबर 1.3 में पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय में कीजिए। पहला है आयनिक, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे आयनिक। उसके बाद आयनिक के बाद इसमें धात्विक, आणविक, फिर धात्विक, धात्विक के बाद आणविक, आणविक के बाद धात्विक, फिर आणविक, और आणविक के बाद सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय। सहसंयोजक, सहसंयोजक, और लास्ट है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय इतने में इनको अलग करना है, इसलिए इनको हम कॉलमबद्ध कर दे रहे हैं और उनके गुणों के आधार पर मैं आपको बताते हुए इनको हम उसी कॉलम में लिखेंगे जिस प्रकार के ये ठोस हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है टेट्राफास्फोरस डेकॉक्साइड। टेट्राफास्फोरस डेकॉक्साइड किस प्रकार का है? P4O10। P4O10 में सबसे पहले ये समझना है कि जो P4O10 है यह एक अणु के रूप में है, माने आणविक ठोस के रूप में ये होगा। अर्थात आणविक इसमें कहाँ है? ये है, तो यहाँ हो जाएगा P4O10, एक आणविक हो गया। दूसरा दे रहा है NH4 टेकन थ्राइस PO4। NH4 टेकन थ्राइस PO4 जो है वो आयनिक है। क्यों आयनिक है? यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं NH4 टेकन थ्राइस PO4 को हम तोड़ सकते हैं 3NH4 प्लस PO4 ट्रिपल माइनस। इस प्रकार इसको हम इसमें लेंगे NH4 टेकन थ्राइस PO4, एक प्रकार का ये आयनिक ठोस है। उसके बाद नंबर तीसरा में दिया है SiC, माने SiC जो है ये इनके बायकोस में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध बनाएंगे, इसलिए ये जो होंगे सहसंयोजी या सहसंयोजक हैं। तो SiC जो है ये सहसंयोजक यौगिक है। फिर नंबर चौथे पर दिया I2 में ध्यान से समझें, यह एक अणु है, इसलिए कैसा ठोस होगा? आणविक ठोस होगा I2। फिर I2 के बाद अगला दिया है नंबर 5वां P4 भी आणविक होगा क्योंकि यह भी एक अणु है P4। फिर छठे नंबर पर दिया है प्लास्टिक जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। प्लास्टिक को अक्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ लिख देंगे हम प्लास्टिक, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। फिर प्लास्टिक के बाद दिया है ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधुओं द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक है। ग्रेफाइट सहसंयोजक है। इसके बाद इसमें दिया है पीतल एक धातु है, इसलिए पीतल जो है धात्विक ठोस है। उसके बाद इसमें दिया है नंबर 9 में रुबिडियम भी मणि एक धातु है, अर्थात Rb एक धात्विक ठोस है। उसके बाद इसमें फिर दिया है LiBr। आप देख सकते हैं कि जब हम LiBr को गर्म करते हैं तो Li++Br माइनस में आयनित, मतलब ये आयनित हो जाता है,
इसलिए LiBr एक आयनिक ठोस है। फिर इसके बाद इसमें दिया है Si सिलिका। सिलिका में जो है 4 कार्बन परमाणु जैसे ग्रेफाइट और क्या बोलते हैं हीरे बनते हैं, उसी तरह उसी समूह उसी वर्ग का सिलिका भी है। ये आपस में सहसंयोजक बंध बना करके एक सिलिका की रचना बना करते हैं, इसलिए यहाँ सिलिका भी सहसंयोजक बंध है। इस प्रकार से जितने भी पदार्थ दिए गए हैं इन्हें आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक, आकृष्णीय के ये सारे उदाहरण हैं। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 1.3। अब आपको हम बता दें प्रश्न नंबर 1.4। प्रश्न नंबर 1.4 में उप सहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है, इसे ध्यान से समझें। इसे मैं अगले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियोज बनाए हैं उसमें उप सहसंयोजन संख्या के बारे में मैंने आपको बताया है, और एक बार पुनः आप इसकी परिभाषा समझ लें। तो 1.4 में पूछा जा रहा है उप सहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है। पहला है उप सहसंयोजन संख्या। इसकी परिभाषा मैं थ्योरी में बताया हूँ और फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उप सहसंयोजन संख्या क्या है। किसी भी पदार्थ का निर्माण में वो एक प्रकार से घनी तंत्र बनाते हैं और उस घनी तंत्र में एक एक कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक एक एक कोशिका में अधिकतम कितने परमाणु आपस में स्पर्श करते रहते हैं। जितने परमाणुओं को स्पर्श करके एक घनी तंत्र बनता, माने एक एक कोशिका बनती है, उसे ही उस एक कोशिका का उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब ये तो हो गया उप सहसंयोजन संख्या की परिभाषा, मैं इसको लिखवा चुका हूँ, आप इसे देख सकते हैं। अब इसमें सेकंड में पूछ रहा है एक घनी निबिड़ संकलित संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी। सेकंड में ए में कह रहा है कि एक घनी निबिड़ संकलित संरचना, एक घनी निबिड़ संकुलित संरचना। अब एक घनी निबिड़ संकुलित संरचना को हम साइड में इसे CCP या FCC से जानते हैं। इसको हम CCP या FCC से जानते हैं। इनकी जो उप सहसंयोजन संख्या होती है कुल 12। मैंने थ्योरी में आपको दिखाया है, चित्र बनाकर दिखाया है किस प्रकार से 12 परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करके एक एक कोशिका का निर्माण करते हैं। इस प्रकार दूसरा है बी में पूछा जा रहा है एक अंतःकेंद्रित घनी संरचना। अंतःकेंद्रित घनी संरचना को अंतःकेंद्रित घनीय संरचना को हम BCC से दर्शाते हैं। अंतःकेंद्रित घनी संरचना को BC से दर्शाते हैं और इसके केंद्र में एक परमाणु होता है और किनारों पर एक एक परमाणु होते हैं, लेकिन इनमें कुल 8 परमाणु आपस में स्पर्श करते हुए एक एक कोशिका का निर्माण करते हैं, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या 8 होती है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 1.4 हुआ। अब आपको हम 1.5 में क्या पूछा जा रहा है, इसे आप ध्यान से समझें। 1.5 में एक छोटा सा डेरिवेशन मैंने करवाया था और घनत्व के लिए, घनत्व के सूत्र के लिए वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोशिका की विमाएं, अज्ञात धातु का घनत्व को हम रो से दर्शाते हैं और फिर आगे इसमें दे रहा है कि एक एक कोशिका की विमाओं को हम ए से दर्शाते हैं। उसके साथ साथ फिर इसमें दे रहा है क्या उसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। परमाणविक द्रव्यमान
परमाणविक द्रव्यमान को हम यम से दर्शाते हैं, और इनमें कुल गोलों की संख्या या परमाणुओं की संख्या को जेड से दर्शाते हैं, और आवगाद्रो संख्या को एन ए से दर्शाते हैं। और हम सूत्र जानते हैं रो इज इक्वल टू जेड इंटू यम अपान ए क्यूब इंटू यदि। अब हमें यम निकालना है, या करके हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 75 करने पर आएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपान जेड। चाहे मल्टीप्लाई कर दें। ये है परमाणु द्रव्यमान के लिए सूत्र क्वेश्चन नंबर 1.5 में। अब क्वेश्चन नंबर 1.6 आप देखें। आप ध्यान से इसको समझें कि 1.6 में क्या कहा जा रहा है। किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। टिप्पणी कीजिए किसी आंकड़ा पुस्तक से जल, एथिल अल्कोहल, डाईएथिल ईथर तथा मीथेन के गलनांक एकत्र करें। इन अणुओं के मध्य अंतराणवीय बलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में सहसंयोजक बंध जितने अधिक होंगे उसके गलनांक उतने ही उच्च होंगे, और किसी भी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बंध के कारण जो है उसकी गलनांक बढ़ जाता है। जैसे एक आप लोग प्रश्न सुने होंगे कि H2 माने ऑक्सीजन सल्फर एक ही परिवार के तत्व हैं, लेकिन H2O द्रव है, लेकिन H2S क्या है, एक गैस है। क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंध है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं है। हाइड्रोजन बंध के कारण उसके परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल है अधिक है H2S से, तो उसका वो जो है एक प्रकार से ए द्रव बना लेता है H2O, लेकिन इसमें H2S में, S में और H में आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, इसलिए गैस के रूप में हो जाता है। उसी के अनुसार इसकी व्याख्या आप लिख सकते हैं और इसको आप समझा सकते हैं कि जो जल है और एथिल अल्कोहल है, जल और एथिल अल्कोहल में H बंध पाए जाते हैं, माने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण जो है एथिल अल्कोहल से जल में अधिक सहसंयोजक बंध होते हैं, इसलिए जल की जो स्थिरता होती है वो एथिल अल्कोहल से अधिक होती है। और दूसरा है डाईएथिल ईथर तथा मेथेन। डाईएथिल ईथर और मेथेन में जो मेथेन होता है उसमें H बंध की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए डाईएथिल ईथर से मेथेन जो है अधिक माने इसका गलनांक अधिक होता है। इस प्रकार से हम इनके बारे में कह सकते हैं कि यदि इनके अंदर अंतराणु बल अधिक होंगे तो इनके गलनांक अधिक होंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।